हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू द सीरीज। यहाँ पे है अनदर लेक्चर ऑफ माइंड मैप। यहाँ पे लेके आ गए हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का माइंड मैप, जो कि एक बहुत मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट वाला और इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डायरेक्ट सवाल इसका जेई में भी पूछा गया है। ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है सर? जो ऑल्टर कर रहा हो, मतलब पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। जैसे ये भी इट इज साइनोसोडियल एसी, वो क्या होना चाहिए भाई? बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। द ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस साइनोसोडियल, जो घर पे अपना एसी वोल्टेज आता है वो साइनोसोडियली वेरी करता है। उसके साथ अगर अपन ने देखा सर, यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है कि एसी का। यस, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पॉसिबल है, लेकिन वो बाय डायरेक्शनल हो सकता, बाय डायरेक्शनल कंपलसरी होना चाहिए। इट्स अ कंडीशन फॉर एसी। तो एसी का यहाँ पे सिंबल देख लो जो अपन यूज करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वोल्टेज सर अपन ने जनरेट कर दी थी ईएमआई चैप्टर में। लास्ट पार्ट में अपन एक वोल्टेज जनरेट की थी, उसका ही अपन जो एसी वोल्टेज उसे कहेंगे, दैट इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यस सर, साइनोसोडियली वेरी कर रहा है, इसलिए ये होगा AC अप्लाई टू अ रेजिस्टर। पहली बात अपन देखने वाले कि सर AC अगर रेजिस्टर पे अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा। AC को अगर रेजिस्टर को अप्लाई किया तो वहां पे अपने को देखने को मिलेगा कि सर E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी, वेरस I भी है I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो I नॉट है E नॉट है वो क्या है सर? वो इनके मैक्स वैल्यूज है, या फिर उसे पीक वैल्यू कहा जा सकता है। ठीक है, I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी और E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी से अपने को ये समझ रहा है कि सर दोनों ये फेज में है। दोनों कैसे है? फेज में। यस, दोनों कैसे है भाई? फेज में, याद रखना। ठीक है, ई आर एम एस। सर आर एम एस कैसे निकाले आपने तो बताया नहीं। आर एम एस अगर निकालना हो तो ऊपर यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिया है? इंटीग्रल आई स्क्वायर डॉट डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी। ये कभी निकालेंगे सर जब भी कंटिन्यूअस सिस्टम होगा, लेकिन एसी में जनरली ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ई आर एम एस अगर निकालना है तो पीक वैल्यू बाय रूट टू। वैसे आई आर एम एस निकालना है तो आई नॉट की पीक वैल्यू बाय रूट टू करेंगे। ठीक है सर। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये मैंने बस एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। यू नो दैट साइन का ग्राफ कैसे चालू होता है सर? ओरिजिन से चालू होता है, और दोनों सेम फेज में, इसलिए इस ग्राफ को देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों सेम फेज में बना हुआ है। यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हो। यहाँ पे देखिएगा आई एंड वी आर इन सेम फेज। वी मतलब क्या? वी और ई सेम ही होता है। वोल्टेज अपन जनरेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे सेम फेज में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे क्या कहेंगे सर? इस डायग्राम को कहते हैं फेजर। फेजर, इस डायग्राम को कहते हैं फेजर। की जहां पे अपने को दिख रहा है कि V और I जो है वो एक साथ ही चल रहे हैं, मतलब सेम फेज पे, या फिर उनका फेज डिफरेंस जो है जीरो है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा फेज इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि उसमें फेज डिफरेंस नहीं है। ऐसा भी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कभी भी। पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर कंज्यूम्ड अपन कैसे निकालते हैं सर? जो आरएमएस क्वांटिटी होती है, आरएमएस की जो क्वांटिटी होती है दैट इज इफेक्टिव करंट, वही हीटिंग इफेक्ट कॉज कर सकती है। एनसीईआरटी में गहरी बात लिखी हुई है, तो उसके लिए एम्पियर्स मेजर क्यों करते हैं? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट से अपने को एम्पियर इक्विवेलेंट करंट अपन डीसी का ले सकते हैं। तो आई आरएमएस वही है, इक्विवेलेंट डीसी का करंट। ठीक है, आई आरएमएस का स्क्वायर आर, जैसे अपने पावर में फॉर्मूला थे ई आरएमएस इनटू आई आरएमएस वी स्क्वायर आर, वी आरएमएस का स्क्वायर बाय आर। ऐसे पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वहां पे अगर उन्होंने क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा कि द पार्ट विच ऑलवेज ड्रॉप्स द पार, मतलब पार डेसिपिएट करता है, वो हमेशा पार डेसिपिएट करता है, या फिर हीट डेसिपिएट करता है, हीट इन फॉर्म ऑफ पार को हीट के फॉर्म में एनर्जी को डेसिपिएट करता है, तो वो बस रेजिस्टर ही है जो हमेशा कुछ ना कुछ पार डेसिपिएट करता रहता है हीट के फॉर्म में। जैसे तुम्हें जूल्स हीटिंग इफेक्ट मालूम है। तो फेजर्स, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है नॉर्मल थियोरेटिकल पेपर्स में। फेजर्स आर रोटेटेबल वेक्टर्स व्हिच ऑसिलेट एट द मीन, मतलब मीन पोजीशन पे वो ऐसे ऑसिलेट, या फिर ओरिजिन पे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं हार्मोनिकली, वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और ये वेक्टर्स तो इसे कहते हैं, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो अगर गहराई में समझना चाहते हो तो इसका जो है
इसका जो लाइन का जो ये बता रहा है, लाइन जो अपन कितनी ऊंची खींचेंगे उसको अपन एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं। इस लाइन को सपोज यहाँ पे इस लाइन को अपन क्या डिनोट करते हैं सर, एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं। और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपने को इक्वेशन देता है। फॉर एग्जांपल E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वैसी इक्वेशन देता है। तो IRMS की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, IRMS इज इक्वल्स टू I max इनटू 0.702 0.702 यूज कर सकते हो डायरेक्टली आंसर पाने के लिए। सर AC अगर इंडक्टर को अप्लाई किया, AC अपन इंडक्टर को अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे E नॉट ये तो सेम ही है, इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी का AC ले रहा है, वहां पे क्या आएगा सर, I इज इक्वल्स टू माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे माइनस साइन है, ध्यान से याद रखना, इस केस में माइनस साइन देखने को मिलेगी। मतलब क्या हो गया सर, अगर इसको साइन में कन्वर्ट करता हूं मैं तो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, वोल्टेज जो है वो पाई बाई टू फेज से, पाई बाई टू से लीड कर रहा है करंट को लीड कर रहा है, या फिर बोल सकते हो कि करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है पाई बाई टू से, ठीक है सर। यहाँ पे है I नॉट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे कैसे निकाला, I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट बाय R, क्योंकि R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। वैसे ही सर यहाँ पे इंडक्टर के केस में एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टर्म होता है जो कि करंट फ्लो को इंडक्टर के वजह से अपोज करता है, तो इसे क्या कहेंगे सर, XL। इसका नाम क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी यूनिट जो है ऐसा यूनिट ओम के बराबर होती है। तो इसको सिंपली I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट बाय XL कर देंगे। सर इस XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L इसकी वैल्यू होती है, वेयर L इज द इंडक्टेंस, L इज द इंडक्टेंस पढ़ा हुआ सबने। तो XL और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जैसे तुम देख सकते हो कि ओमेगा, ध्यान से देखना यहाँ पे X क्या हो गया, XL इज इक्वल्स टू 2 पाई FL हो गया। तो सर देखिए XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर अगर इसका ग्राफ बना है तो ध्यान से देखना, ये माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, मतलब कॉस वाला ग्राफ कहां से चालू होता है सर, माइनस से नेगेटिव वाले पीक से चालू होगा, ठीक है, नेगेटिव वाले पीक से ऐसे कुछ कॉस का ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर से सर कैसे इजीली समझ सकते हैं, वोल्टेज 90 डिग्री से करंट को लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को पाई बाई टू के फेज से, ठीक है। सर यहाँ पे एवरेज पार क्या होगी, यहाँ पे एवरेज पार होगी 0, क्योंकि इस पार को ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों भी पार को एवरेज पार की 0 होती है, इसलिए यहाँ पे कौन सा टर्म आ जाता है, वॉटलेस करंट। करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन पार कुछ नहीं, इसलिए इसे कहेंगे वैटलेस करंट, ठीक है। समझ में आ गया सर, ये पार्ट इजी, ये भी पार्ट इजी। अभी AC अप्लाई टू अ कैपेसिटर, कैपेसिटर पे AC अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही सेम इक्वेशन नीचे लिखा है, तो थोड़ा जूम कर सकते हो, नीचे लिखा है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। I इज इक्वल्स टू, यहाँ इस केस में क्या आएगा सर, I इज इक्वल्स टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस की साइन नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कर सकते हैं। I इज इक्वल्स टू सर अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूंगा तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, याद रखना प्लस पाई बाई टू। ये कैपेसिटर क्या ट्रिक है यहाँ पे सर, कैपेसिटर चालू होता है C से और करंट भी चालू होता है C से, तो C दोनों भाई भाई, इसलिए करंट को आगे रखेगा वो सर, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू। अगर कैपेसिटर का याद है तो उसका उल्टा यहाँ पे, ठीक है। इंडक्टर के केस में सर I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट बाय XC, सर यहाँ पे XC आया, वहां पे XL है, तो यहाँ पे XC जो है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लिखा नहीं है यहाँ पे XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेकिन XC का फॉर्मूला लिखा हुआ बहुत जरूरी है। XC इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई F होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये छोटू सा यहाँ पे ग्राफ मेंशन किया हुआ है। सर इसका जो है अपने पास ग्राफ्स कैसे देखने को मिलेंगे, इसका अगर देखा सर, इसका अपने को सिंपली मिलेगा cos ओमेगा टी, ऊपर वाले से चालू हो रहा है, ऊपर नीचे cos की एक वेव, और अगर E नॉट का चाहिए तो वो तो साइनसोडियली ही वेरी कर रहा है, तो उसकी सेम वेव। इस फेजर से अपने को इजीली समझेगा सर, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। सर आपने पहले ही बता दिया था कि कैपेसिटर और इंडक्टर अगर कंपोनेंट्स हो तो उसमें पार रेसिपिएट नहीं होगी, एवरेज पार रेसिपिएटेड यहाँ पे 0 देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस है, दैट इज सीरीज LCR सर्किट। LCR सर्किट मतलब एक
अभी सारे सीरीज में लगा दिए, ये इंडिविजुअल उनके बिहेवियर देख के सारे सीरीज में लगा दिए, कैपेसिटर सीरीज में, इंडक्टर सीरीज में, रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे सर आई नॉट क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। जेड यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा लिख रहा हूं, यहाँ पे देखना जेड क्या होता है, इम्पीडेंस, इम्पेडेंस। जेड क्या होता है, ध्यान से, इम्पेडेंस। सर इसका भी यूनिट ओम के बराबर होगा, यस यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, कि एक्सएल, एक्सी और जेड का सर यूनिट ओम के बराबर होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत मिमिक कर रहा है यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर प्लस फाइव हो जाता है मतलब करंट लीड कर रहा है सर, ये तो कैपेसिटिव टाइप है, मतलब यहाँ पे एक्सी की वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो एक्सएल से ज्यादा होगी। ऐसे अपने को प्रीवियस यहाँ पे समझ के ये एलसीआर सर्किट बहुत इजी होने वाला है। सर अगर माइनस हो गया तो तुम बता सकते हो, अगर माइनस हो गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, लिख दिया सर, ये तो आसान हो गया। सर लेकिन हम Z कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे कैसे, तो इसे कैलकुलेट करने की एक ही टेक्निक है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर करेंगे। सर एक्सी माइनस एक्सएल क्यों किया, अबे एक्सी माइनस एक्सएल इसलिए क्यों किया क्योंकि एक्सएल बड़ा है, यस सर समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा सर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है सर। V कैसे निकाले, V मतलब क्या होता है, जो नेट वोल्टेज है वो कैसे निकालेंगे, क्या उन्हें डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, नहीं, वोल्टेज को डायरेक्ट प्लस नहीं करेंगे, उसका वेक्टर्स का अपन ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फेजर तुम एनसीईआरटी से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए। सर यहाँ पे होगा V इज इक्वल्स टू रूट V रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अगर उस केस में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये दोनों बस टर्म्स मैंने इंटरप्ले टाइप यूज किया है जहां पे अपने को देखने को मिलेगा। सर tan फाई कैसे निकालेंगे, कभी कभी वो पूछता है कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच में निकालो, तो tan फाई या फिर cos फाई दोनों से आप निकाल सकते हो। tan फाई इज इक्वल्स टू XC माइनस XL बाय R। इस केस में जब भी XL बड़ा हो XC से तो वहां पे क्या इंटरचेंज हो जाएगा, XL माइनस XC बाय R, सिंपल एज दैट। cos फाई सर कैसे निकाले, ये बहुत डाउट होता है बच्चों को। cos फाई क्या है, cos फाई सिंपली रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस, सिंपली रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस। इसे पूछा जा सकता है ट्विस्ट वे में व्हाट इज पावर फैक्टर, तो इसे ही पावर फैक्टर कहा जाता है। सर अगर रेजोनेंस हमारे बुक में, हाँ रेजोनेंस कभी होगा जब XC इज इक्वल्स टू XL। तीन केसेस बनते हैं सर, पहले XL हो गया बड़ा XC से, तो वहां पे क्या सर, करंट तो पीछे, फेज डिफरेंस फाई से पीछे होगा वोल्टेज के। अगर XC बड़ा हुआ XL से तो करंट होगा सर आगे, फेज डिफरेंस फाई से। सर अगर XC is equals to XL हुआ, यस फेज डिफरेंस दोनों में नहीं होगा, इसलिए सेम फेज में होगा। सेम फेज की कंडीशन कभी आती है जब भी XL is equals to XC होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं सर, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में जो है रेजोनेंट एंगुलर, यहाँ पे देखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट LC। उसका अगर नीचे 2 पाई से इंटू कर दोगे तो यहाँ पे एंगुलर अपने को फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएंगी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया सर, 1 बाय रूट LC हो गया। सर यहाँ पे जो है Q क्या है, यहाँ पे ये जो Q है वो क्या है, इंपॉर्टेंट, इससे सेपरेट कर दो, ये ध्यान से याद रखना। सर ये वाला क्यू क्या है, ये है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब शार्पनेस बताता है, पीक बताता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी उसमें रेजोनेंस अच्छे से होगा, मतलब 1 बाय R रूट L बाय C। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। सर रेजोनेंस के केस में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के केस में Z की वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी। Z की वैल्यू मिनिमम कैसे हो गई, अगर यहाँ पे पुट किया तो Z की वैल्यू क्या आ रही है सर, R आ रही है। Z इज इक्वल्स टू R का केस बन रहा है, मतलब cos फाई यहाँ पे कितना होगा सर, cos फाई यहाँ पे 1 होगा, मतलब मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड कभी होती है, मैक्सिमम पावर सर यहाँ पे डेसिपेटेड तभी होगी जब भी cos फाई की वैल्यू 1 होगी। तो पूछा जा सकता है रेजोनेंस के केस में ही मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड होती है यहाँ पे, ठीक है। सर यहाँ पे ये क्या लिखा है, नीचे एक पार्ट बच रहा है I max। सर देखना ध्यान से, रेजिस्टेंस कम हुआ, इंपेडेंस कम हुआ क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू थी R, तो अभी करंट बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम करंट कभी देखने को मिलता है, रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है। सर ये नीचे क्या है, टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो इज फॉर द ट्रांसफार्मर। जब भी ट्रांसफार्मर म्यूचुअल कंडक्टेंस पे बेस्ड है तो वहां पे टर्न्स रेशियो इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए सबको, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन
primary by number of turns in secondary is equals to voltage of primary by voltage of secondary is equals to current of secondary by current of primary। तो ये दोनों तो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं सर। नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल्स में, जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं अपन वोल्टेज से, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट से, क्योंकि यहाँ पे टर्न्स रेशियो अपन इसलिए डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि अपन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स की बात करें। सर अगर यहाँ पे NP ग्रेटर देन NS हो गया तो इसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें करंट ज्यादा कहाँ पे होगा सर, करंट ज्यादा यहाँ पे सेकेंडरी में करंट ज्यादा होगा। सर अगर अपन ने देखा कि अपने को स्टेप अप करने का है तो अपने को नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बनाने पड़ेगी, उसका बढ़ गया तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा, प्राइमरी में करंट बढ़ जाएगा। इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, तो टर्न्स रेशियो पे डायरेक्ट सवाल आएंगे और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे फॉलो करता है वो तुम इससे ही समझ के बता सकते हो कि सर करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में कम हुआ तो वहां पे वोल्टेज अपन स्टेप अप करवा सकते हैं। अगर करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में, अगर करंट जो है वो सेकेंडरी कॉइल में कम हुआ तो अपन स्टेप डाउन करवा सकते हैं। ऐसे याद रख सकते हो यहाँ पे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे किया जा सकता है। तो ये है पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का माइंड मैप। ध्यान से देखिए, मैंने फिर से बोल देता हूं जो मैंने अभी लास्ट में बोला कि करंट अगर प्राइमरी कॉइल में बढ़ जाता है, सर करंट प्राइमरी कॉइल में बढ़ गया तो सर क्या हो जाएगा, जो अपने पास करंट अगर प्राइमरी कॉइल में बढ़ गया तो यहाँ पे उसका जो है वोल्टेज वो कम हो जाएगा, उसका वोल्टेज कम हो जाएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज सेकेंडरी का बढ़ गया मतलब वो स्टेप अप हो रहा है। अगर सर यहाँ पे सेकेंडरी में करंट बढ़ गया तो प्राइमरी में अपना वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज प्राइमरी में बढ़ के कुछ यूज नहीं है, सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप डाउन की केस यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, ये याद रखना टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर के लिए। और ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो भी याद रखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे यहाँ पे बेस्ड है। तो ये है पूरा माइंड मैप। टर्न्स रेशियो एक बार NCERT से देख लेना। ये है पूरा अपना माइंड मैप AC पे। आई होप आप सबको समझ में आया शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर में। ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर।